Today we shall discuss on a very comprehensive and important issue of research, that is writing a research. रिसर्च रिपोर्ट अपने आप में बहुत कम्प्रिहेंसिव और इम्पोर्टेंट स्टेप है एक रिसर्चर के लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है सबकी चर्चा करते हैं। आमतौर पे लोग ये पूछते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल में डिफरेंस क्या होता है। जनरली रिसर्च प्रपोजल हम लोग तब बनाते हैं जब रिसर्च को शुरू करते हैं, वो एक आधार का काम करता है। लेकिन जब हम रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं तब रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट में सारी चीज़ों की चर्चा होती है। ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या बनाए थे, कैसे हमने टेस्ट किया, कैसे हमने रिव्यू कलेक्ट किया, कैसे हमने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद हम लोगों ने कैसे कंक्लूजन्स प्राप्त किए, और फिर रिलेटेड जो उसके सजेशंस हैं फर्दर स्टडी, ये सब चीज़ का भी सजेशन है। आज का जो हमारा प्रेजेंट लेक्चर है वो बेस्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। चूँकि क्वालिटेटिव रिसर्च का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, और उसके फॉर्मेट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हम लोगों ने आज जो लिया है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को फोकस करके लिया है, यद्यपि हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की भी बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। और दूसरी बात कि ये जो हमारा लेक्चर है इसको हम लोग 3 सेक्शन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का है। एक तो बिगिनिंग का सेक्शन, और एक मिडिल सेक्शन, और अंत में एंड सेक्शन, जिसको रेफरेंस कहते हैं। तो हम पूरे रिसर्च के सारे एस्पेक्ट की राइटिंग के बारे में विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन डिटेल में जो मिडिल पार्ट होता है रिसर्च का, जिसमें हम लोग मुख्य बातें लिखते हैं, रेफरेंसिंग और शुरू के एक्नॉलेजमेंट आदि को छोड़ के, रेफरेंसेस लास्ट में और बिब्लियोग्राफी भी लास्ट में, और शुरू में जो हम लोग एक्नॉलेजमेंट वगैरह से लेके लिस्ट और टेबल आदि की चर्चा करते हैं, तो शुरू का जो सेक्शन है। तो सारी बात करने के बाद अंत में हम लोग क्या करेंगे कि एंड का सेक्शन जो है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मिडिल के सेक्शन बिगिनिंग के सेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, मिडिल के सेक्शन की चर्चा। और जैसा कि हम करते हैं, आज हम लोग सबसे पहले स्कोप ऑफ द लेक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या हमको आज करनी है। उसमें मुख्य रूप से जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रिसर्च रिपोर्ट को डिफाइन करें, फिर रिसर्च रिपोर्ट क्यों, मतलब रिसर्च रिपोर्ट की ज़रूरत क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं उसकी बात करेंगे, फिर रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या हम लोग को करना है उस पर बात करेंगे, फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो एक फॉर्मेट है जिसको सबसे प्रचलित फॉर्मेट मानते हैं, उसने क्या क्या कहा है कि एक रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, डिसर्टेशन एंड थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। मतलब हमने राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट के अंदर में 4 तरह की चीज़ें ली हैं, और इन चारों की चर्चा अलग अलग करेंगे कि इनके क्या मतलब है और इनके लिखने में मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर हम लोग, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी और रेफरेंस सेक्शन। इसमें सारे स्टेप्स को डिस्कस करने के बाद मेन बॉडी के राइटिंग पे क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इस पे हम लोग सेकेंड पार्ट लेक्चर का इससे संबंधित होगा, जिसको हमने सेक्शन की भी चर्चा शुरू हमने की थी कि बिगिनिंग, मेन बॉडी, एंड, प्रीलिमिनरी सेक्शन की चर्चा करेंगे। मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के बारे में विस्तार से हम लोग, वैसे ये तो हम लोग जाने गए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में 5 पार्ट होंगे मेन बॉडी में, लेकिन इस मेन बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे इंट्रोडक्शन रेफरेंस सेक्शन के बाद आएगा, वो रेफरेंस सेक्शन की चर्चा के बाद, तो इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग अपना जो लेक्चर है इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, और ये इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन से हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, और उस सेकंड पार्ट में हम लोग विस्तार से इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिव्यू कैसे लिखा जाता है, डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा
कैसे लिखा जाएगा, और फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स किन किन चीज़ों से संबंधित होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। सो अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे रिसर्च रिपोर्ट से। सो व्हाट इज ए रिसर्च रिपोर्ट? फ्रॉम वेयर here we shall start our lecture. So let us see. So what is a research report? As I have just pronounced, we shall start the lecture by defining the meaning of research report. So let us see. A research report is the end product of a research work that provides information regarding the process and product of the research work. यहाँ दो शब्द हमने लिया है कि इंड प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन ये चर्चा किस किस चीज की कर रहा है? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च वर्क। और प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा? फाइंडिंग्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जो हमने बाद में किया है, जो हमारा आउटपुट है हमारे रिसर्च का। और प्रोसेस का मतलब है कि हमने अपने रिसर्च के क्रम में क्या क्या लिया है, कैसे टूल सेलेक्ट किया है, कैसे हमने हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई किया है, आदि आदि चीजें। सो research report is an end product, quite clear, of research work that provides information regarding the process and product of research report. मतलब हमने शुरू में कहा कि रिसर्च राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च का एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। और हमने यहाँ कहा कि प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, और प्रोसेस में हम लोगों ने जो जिन जिन चीज़ों को सेलेक्ट किया है, चाहे वो टूल है, सैम्पलिंग टेक्निक है, आदि आदि। इट प्रिजर्व्स द रिसर्चर्स वर्क एंड फाइंडिंग्स टू डिसिमिनेट द फ्यूचर रिसर्चर्स और लर्नर्स। मतलब इसका पर्पस क्या है कि रिसर्च की जो मुख्य बातें हैं, रिसर्च का जो प्रोसेस और उसका जो प्रोजेक्ट है, उसको प्रिजर्व करना, ताकि उससे फ्यूचर रिसर्चर और रिसर्च लर्नर ज्ञान प्राप्त कर सके। इट इज यूजफुल एज द रिसर्चर कम्युनिकेट्स रिसर्च वर्क विद द एकेडमिक वर्ल्ड थ्रू इट। कोई भी रिसर्च एप्लीकेबल तभी है, यूजफुल तभी है, जब उसका इम्प्लीकेशन है, और इम्प्लीकेशन के लिए जरूरी है कि वो एकेडमिक वर्ल्ड से इंटरेक्ट करे। तो इस संदर्भ में भी बातें हैं कि यूजफुल एज दी, मतलब रिसर्च रिपोर्ट लिखने के ये फायदे हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। हमने कहा भी कि 4 तरह के रिसर्च रिपोर्ट की बात हम लोग करेंगे, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स जो जर्नल्स वगैरह में पब्लिश होता है, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, इस क्रम में हम चर्चा करेंगे भी इंटरनेशनल डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट की, मतलब रिसर्च के को जिस्ट जो है उसके बारे में, और फिर डिजर्टेशन थीसिस, जिससे आप सभी एमएड के स्टूडेंट परिचित ही हैं। पीएचडी के लिए यदि आप लिखते हैं तो थीसिस, और एमएड के लिए लिखते हैं प्रोजेक्ट वर्क तो उसको डिजर्टेशन हम लोग कहते हैं। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट है जो फंडेड है, उनकी फंडिंग होती है और रिसर्च रिपोर्ट करते हैं। वैसे कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो रिसर्च रिपोर्ट हेड में हम लोग इसको विस्तार से और आगे करेंगे। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इज ए चैलेंजिंग वर्क विच रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह जब सेकंड पार्ट में जाएंगे तो बताएंगे कि इंट्रोडक्शन को लिखना कितना क्रिएटिव वर्क है, कैसे एक्सपर्टीज की ज़रूरत है उसमें, या उन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसके राइटिंग का जो स्टाइल है रिसर्च का, वो अपने आप में एक डिफाइंड वे है। वो एस्से की तरह हम रिसर्च राइटिंग नहीं करते हैं, इसलिए इट्स ए वर्क टू बी डन बाय एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्टीज का होना, क्रिएटिव, रिसर्चर को क्रिएटिव होगा तभी वो रिपोर्ट राइटिंग ढंग से लिख सकेगा, और इमेजिनेशन पावर। सो राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एक बहुत कठिन कार्य है, चैलेंजिंग टास्क है, और उसमें ज़रूरत है कि आप उसके बारे में पहले से जानकारी रखें, आप थोड़ा सा सृजनशील बने, और फिर इमेजिनेशन पावर को प्रकट करें। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो हमारा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई रिसर्च, व्हाई रिसर्च रिपोर्ट, मतलब रिसर्च रिपोर्ट लिखने के फायदे क्या हैं।
इट प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च ऑफ द फ्यूचर रिसर्चर्स और लर्नर्स। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रोसेस मतलब कैसे रिसर्च होता है, और प्रोडक्ट फाइंडिंग्स क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इट इज यूज्ड एज रेफरेंस मटेरियल एंड एक्ट एज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है सर्वे रिसर्च का या एक्सपेरिमेंटल या कोरिलेशनल स्टडी की, वो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम रिव्यू कहाँ से करेंगे, तो ऑब्वियस है कि रिपोर्ट राइटिंग भी उसका एक सोर्स है। इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनल प्लानर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू रिसर्च रिकमेंडेशन। रिसर्चर का जो रिसर्च है और उसकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो हेल्पफुल होता है पॉलिसी बनाने में, एजुकेशन के प्लान करने में, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड उसको इनरिच करते। इट हेल्प्स रिप्लिकेशन ऑफ रिसर्च इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। क्योंकि ये हमने देखा था कि रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्लिकेशन, मतलब उसको हम टेस्ट कर सकें। तो इट हेल्प्स रिप्लिकेशन ऑफ रिसर्च इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। जो एक कंटेक्स्ट में फाइंडिंग्स आई है, क्या सिमिलर फाइंडिंग्स दूसरे कंटेक्स्ट में भी सेम रिसर्च के कंटेक्स्ट में आता है या नहीं, इससे संबंधित ये बात है। इट प्रोवाइड्स ए मीडियम टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्च एक्सपीरियंसेस। रिसर्चर अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को और रिसर्च एक्सपीरियंसेस को इस रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की मदद से शेयर करता है। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इट सर्व्स ऑल द पर्पस ऑफ रिसर्च एज ट्रेनिंग। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात कर दी है, रिसर्च के जो बेसिक डिस्कशन में हम लोगों ने कहा कि जनरली जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, लर्न करता है, पहला मतलब ट्रेनिंग। जैसे आप एमएड के स्टूडेंट डिसर्टेशन कर रहे हैं तो इसका एक पर्पस है कि आप ट्रेन हो रहे हैं कि कैसे रिसर्च किया जाए। ट्रेनिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉलेज जनरेशन। तो कहा जाता है कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, ये रिसर्च के तीनों पर्पस, और तीनों पर्पस क्या है, ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज जनरेशन को फुलफिल करता है। फिर हमारा है कि सम बेसिक्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग्स, मतलब ये बारीकियों से संबंधित है कि क्या क्या हमको ध्यान में रखना है जब हम एक रिसर्च रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग की तरह नहीं होता है। इसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, और इसीलिए सम बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सम बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल, मतलब ध्यान रखना है। रिसर्चर राइट्स इन थर्ड पर्सन, मतलब रिसर्चर थर्ड पर्सन के रूप में लिखेगा। वर्ड्स लाइक इन्वेस्टिगेटर थर्ड पर्सन, वर्ड्स लाइक रिसर्चर एक्सेट्रा आर यूज्ड, मतलब रिसर्च में द रिसर्चर इज ऑफ द ओपिनियन, द इन्वेस्टिगेटर थिंक्स लाइक दिस यू हैव टू, सो थर्ड पर्सन ये लिखते हैं। मतलब हम रिसर्च में जब राइटिंग करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्चर का इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, मी, माई, आवर एक्सेट्रा, मतलब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। यूज ऑफ अनवाइस्ड लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, और वो चाहे वो जेंडर के सेंस में हो, ही सी, या फिर कास्ट, क्रीड, रिलीजन या किसी इथनिक ग्रुप से रिलेटेड हो, तो यूज ऑफ अनवास्ड लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज जो हो वो उसमें वायसनेस नहीं झलके। और फिर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, संभव है कि हमारे अपने पर्सनल कुछ बायस हो, लेकिन जब हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर इज ए थर्ड पर्सन। यूज ऑफ अनवास्ड लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, ये ध्यान रखना है राइटिंग में। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका बनाया गया है कि रिसर्च रिपोर्ट यदि राइटिंग आपको करनी है तो ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। राइट्स इन द वे इट इज अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर्स, क्योंकि हमारा जो टारगेट ग्रुप है, हमारा जो फ्यूचर रिसर्चर है, फ्यूचर रिसर्च लर्नर्स हैं, उसके लिए हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, तभी वो मीनिंगफुल है। तो इस ढंग से उसकी भाषा होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जो हमारा टारगेट ग्रुप हो। अभी हमने कहा कि फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसमें एक फॉर्मेट है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको APA कहते हैं। APA
एब्रीविएशन में शॉर्ट है, American Psychological Association, and it is being considered as one of the standard format and most popular. Title of the research भी कौन सा है? टाइटल का मतलब जो आपने शुरू प्रॉब्लम जो स्टेट करते हैं वो कौन साइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं, स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी अमॉन्ग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में जो प्रॉब्लम आप लोग उसी को टाइटल कर रहे हैं, तो ये कौन साइज छोटा होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लानेटरी होना चाहिए, कैची होना चाहिए। मतलब ये सजेस्टेड लेंथ जनरली देते हैं कि जो उसमें वर्ड्स हो 10 to 12 वर्ड्स हो। हालांकि इसमें डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। नॉट टू यूज एब्रीविएशंस, वैसे बहुत सारे एब्रीविएशंस रिसर्च में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे RTE और राइट टू एजुकेशन। ये इतना कुछ पॉपुलर तो इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन आमतौर पे किसी एब्रीविएशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सजेशंस है बेसिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग का। फुल स्टॉप इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द टाइटल। जैसे अब टाइटल जो हम लोग शुरू में लिखते हैं, जिसको हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं, बहुत लोग उसके अंत में फुल स्टॉप डाल देते हैं। ये डालना गलत है, इसको नहीं कर सकते हैं। और जब हम टाइटल लिखते हैं तो उसके शुरू में द वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ए स्टडी ऑफ। तो इन सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये तो शुरू की भी बातें हैं, लेकिन चूंकि रिपोर्ट राइटिंग में आपको फाइनली लिखना है, उस समय भी इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे, अनबायस्ड लैंग्वेज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। APA फॉर्मेट की हम लोगों ने चर्चा की। तो आप जो प्रॉब्लम का हेडिंग जिसको आप कहिए, जिसको हम लोग यहाँ टाइटल कह रहे हैं, तो वो छोटा हो, 10 to 12 वर्ड्स में हो, और फिर उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं हो, द से स्टार्ट नहीं हो, और एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करें। इन कुछ फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब API फॉर्मेट की बात हम लोग करेंगे कि API फॉर्मेट क्या कहता है। तो फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग एज पर APA कहता है APA पब्लिकेशन मैनुअल डिवाइड्स द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इनटू 8 पार्ट्स। मतलब 8 भाग में कहता है इसका मैनुअल, APA पब्लिकेशन मैनुअल, कि हमको रिपोर्ट राइटिंग को डिवाइड करना चाहिए। पहला टाइटल पेज, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा शुरू का पेज। अब्स्ट्रैक्ट, वही कहा जाता है कि 100 to 150 वर्ड्स। बहुत लोग ज़्यादा भी कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट वही 150 वर्ड्स ही लोग कहते हैं कि। फिर इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोडक्शन में कैसे हमने प्रॉब्लम दिया आदि की चर्चा करेंगे, और कैसे हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया, जस्टिफिकेशन देते हुए आगे बढ़े। फिर मेथड, जिसको डिज़ाइन भी कहते हैं। रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स। फिर डिस्कशन, मतलब जो आया उसको दूसरे रिव्यू के कंटेक्स्ट में, या फिर उसको एक्सप्लेन करने के क्रम में हम लोग अपनी जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट है, उसको डिस्कस करें। फिर रेफरेंस, और रेफरेंस जो किसी की फाइंडिंग्स को, किसी के वर्क को हम मेन बॉडी में जो कोट करते हैं, उसको रेफरेंस के रूप में डालेंगे। और किसी टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा र डाटा हम प्राप्त करते हैं, उस सब को भी हम लास्ट में डाल सकते हैं। और उसको कहा कि ये 8वां स्टेप होगा अपेंडिक्स, और यदि एक से ज़्यादा है तो अपेंडिसेस हो जाएगा। सो 8 फॉर्मेट, 8 एस्पेक्ट्स, रादर 8 पार्ट्स ऑफ APA रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम लोगों ने जाना कि टाइटल पेज, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। ये 8 पार्ट्स होंगे किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में एज पर द मैनुअल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर रिसर्च आर्टिकल, हमने शुरू में बात की कि हम लोगों ने 4 तरह के रिपोर्ट राइटिंग की बात की है। पहला आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल्स आर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट आर्टिकल्स, और इसमें 3 तरह के आर्टिकल्स की हमने बात की है। थ्योरेटिकल आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, और एम्पिरिकल स्टडीज। मतलब रिसर्च आर्टिकल्स हम लोग जर्नल्स के लिए लिखते हैं, उसमें 3 तरह के आर्टिकल्स है, थ्योरेटिकल, रिव्यू आर्टिकल्स और एम्पिरिकल। इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टडीज। तो इसको
इसको जो जिस्ट लिखते हैं, इसका जो, चूँकि हम लोग डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद फाइंडिंग्स वगैरह प्राप्त करके तब राइट डाउन करते हैं, इसलिए हमारा पहला जो एस्पेक्ट है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का, उसमें आर्टिकल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, और उस क्रम में हम लोग थ्योरेटिकल आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स और एम्पिरिकल स्टडीज की बात करेंगे। आर्टिकल इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। मतलब हमने कैसे किया, उससे संबंधित चीज़ों को आर्टिकल के रूप में हम लोग लिखते हैं। Theoretical article is related to the theoretical issues of a problem where empirical informations are being presented by the author. Theoretical article, issues and challenges of teacher education in India with a special reference to Bihar. ये हमारा थ्योरेटिकल आर्टिकल, इसमें हमने कोई डाटा कलेक्शन नहीं किया, लेकिन हम लोग इम्पीरिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे कि बिहार में टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। क्योंकि हमने इसको इम्पीरिकल कोई डाटा स्टैटिस्टिकल ये टूल की मदद से हमने कलेक्ट नहीं किया है, हम लोग कंटेंट एनालिसिस के थ्रू, डिफरेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू डाटा को कलेक्ट करके और तब आर्टिकल लिख रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया थ्योरेटिकल आर्टिकल। Review articles deals with evaluation of published work of other researcher author who is a reviewer. Critically evaluates the published work by employing related parameters. अब किसी ने एक आर्टिकल लिखा, अब उसको उस आर्टिकल को स्टडी करके उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। अपने नहीं लिखा, दूसरे के आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं अंडर सर्टेन पैरामीटर्स कि जो टूल्स है, जो कंक्लूजन्स हैं, जो राइटिंग स्टाइल है, जो चैप्टराइजेशन है। हालांकि इसमें चैप्टराइजेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल्स की बात है। तो इंट्रोडक्शन कैसा है, डाटा कलेक्शन कैसा है, जस्टिफिकेशन कैसा है, आदि आदि चीज़ों को ध्यान में रखकर जब हम किसी दूसरे के लिखे गए आर्टिकल को रिव्यू करते हैं तो इसको नाम दिया रिव्यू आर्टिकल। और तीसरा आपका है empirical study, reports the original research work of the researcher. It deals with different subheads of report writing as introduction, methods, findings and conclusions. जब आप किसी स्टैंडर्ड रिसर्च जर्नल्स के इम्पीरिकल स्टडी, जो डाटा आपने किसी टूल की मदद से कलेक्ट किया है, उसको फिर डाटा एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन के बाद फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन प्राप्त किया है, उसको लिखे देखेंगे आप किसी अच्छे जर्नल्स में, तो आप देखेंगे कि उसमें इंट्रोडक्शन तो होता ही है, मेथड्स मतलब डिज़ाइन वगैरह की भी चर्चा होती है, जिसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह की चर्चा है, और फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स की चर्चा होती है। मतलब कि इम्पीरिकल स्टडी रिपोर्ट्स से पर बेस्ड जब हम एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसके मुख्य पार्ट इंट्रोडक्शन, मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स होते हैं। सो रिसर्च आर्टिकल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, और इसके लिखने में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, और फिर कितने तरह के आर्टिकल हैं, थ्योरेटिकल रिव्यू और फिर एम्पिरिकल स्टडी की बात हम लोगों ने इसमें की। दूसरा एस्पेक्ट हमने कहा कि रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। Research abstract is a comprehensive summary of one's research that informs regarding objectives, hypothesis, sampling techniques, methodology, data analysis, findings, etc. अमूमन जब हम रिसर्च आर्टिकल भी लिखते हैं तो उसका भी एब्स्ट्रैक्ट होता है 100 या 150 वर्ड्स में, और उसमें हम लोग चर्चा किन किन चीज़ों की करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथोलॉजी, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स वगैरह की। मतलब ब्रीफ, पिन पॉइंटेड, कॉन्साइज। इट कम्युनिकेट्स द स्कोप ऑफ रिसर्च वर्क, मतलब ये बताता है कि रिसर्च वर्क का स्कोप क्या था। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे फेमस है आपका डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। इसमें बहुत वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च है उसमें से बहुत सारे रिसर्च का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको मिल जाएगा। एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट, फिर साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, और इस तरह के और भी सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स करके बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। सो इट्स ए वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर ए रिसर्चर।
abstract, we also write abstract for PhD thesis, we also write abstract for research article, we also write abstract for presentation before the audience. यदि हम किसी ऑडियंस को अपनी बात बताना चाहते हैं तो इतना समय नहीं है कि सारी बातें कही जा सके, तो उसके लिए भी हमको abstract तैयार करना पड़ता है। जैसे यदि आप पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको पटना यूनिवर्सिटी की थीसिस के साथ भी अपना एक abstract जमा करना होगा, और कहा यह जाता है कि वो 300 वर्ड्स में ही होना चाहिए। तो रिसर्च आर्टिकल का भी, PhD थीसिस का, और किसी ऑडियंस के सामने हम अपनी बातों को, रिसर्च के फाइंडिंग्स को, रिसर्च के एस्पेक्ट को रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। डिजर्टेशन और थीसिस ये तो आप लोग बहुत जान ही रहे हैं, क्योंकि डिजर्टेशन वर्क आपको करना है एमएड के स्टूडेंट्स को। डिजर्टेशन एंड थीसिस इज द रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। आपने जो किया, चैप्टराइजेशन वगैरह जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, वो आपके लिए भी हेल्पफुल है, और फिर वो प्रोजेक्ट के लिए भी। It is being prepared for the partial fulfillment of the requirements of the completion of a degree, say MA and PhD। जब आप अपनी थीसिस लिखते हैं तो उसके टाइटल पेज पे भी आप लिखते हैं, पहला जो पेज होता है आपका, ऊपर टॉपिक लिखते हैं, फिर मेनू आपका मोनो आता है यूनिवर्सिटी का, और फिर वहाँ लिखता है फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री, या तो एमएड के लिए डिजर्टेशन और PhD के लिए थीसिस। इट प्रेजेंट्स ए रिसर्च रिपोर्ट विथ एन आर्गुमेंट मेंशनिंग द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। यहाँ फिर हमने प्रोसेस और प्रोडक्ट सब का इस्तेमाल किया, मतलब हमने अपने रिसर्च में कौन सा मेथड यूज़ किया, सैम्पलिंग का टेक्निक कौन था, रिसर्च का डिज़ाइन हमारा कैसा था, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमने लगाए हैं, और फिर हमारा फाइंडिंग्स क्या है, हमारा कंक्लूजन्स रिसर्च का क्या है। इसको जब हम लोग बहुत ब्रीफ में लिखते हैं तो ये डिजर्टेशन का पार्ट कहलाता है। मतलब हम लोग अपने डिजर्टेशन में मेथड्स की चर्चा भी करते हैं चैप्टराइजेशन के थ्रू, और प्रोसीड्यूर एंड फाइंडिंग्स की चर्चा करते हैं, कंक्लूजन्स की चर्चा करते हैं, और फिर हमने बहुत एक वर्ड सेलेक्ट किया, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, मतलब फाइंडिंग्स और हमने कैसे काम किया है उसकी चर्चा करते हैं। तो यही हमारा डिजर्टेशन और थीसिस है। थीसिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड स्कोप देन दैट ऑफ डिजर्टेशन, क्योंकि डिजर्टेशन एमएड लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं, और PhD उसके बाद की डिग्री है, तो चाहे वो वेरिएबल की संख्या हो वो थीसिस में बढ़ जाता है, उसका लेंथ भी बढ़ जाता है, इसका रिव्यू भी ज़्यादा समय हो, चुकी है आपको ये तो एमएड की डिग्री लेने के लिए, और वो फुल फ्लेज एटलीस्ट 3 साल आपको काम करके थीसिस सबमिट करना है। तो ऑब्वियस है कि ठीक है, सेम पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, लेकिन थीसिस कॉम्प्रिहेंसिव होता है नेचर और स्कोप में डिजर्टेशन के। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एस्पेक्ट की चर्चा की। अब हम लोग लास्ट एस्पेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की बात करते हैं। हमने अभी कहा कि प्रोजेक्ट्स मे बी फंडेड एंड मे नॉट बी, जैसे UGC है प्रोजेक्ट फंड करने, जैसे यदि हम एक्सटर्नल एजेंसी की बात करें, आउटसाइड द कंट्री करें तो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, और यदि इंटरनल की करें तो UGC है, NCERT है, ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च का है, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बॉडी है जो रिसर्च को फंड करती है। सो प्रोजेक्ट मे बी फंडेड और मे नॉट बी, इट मे बी प्राइवेट एंड पब्लिक फंडेड। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर भी किसी फंड को यदि चाहता है कि इस तरह के काम यदि होते हैं तो उसको फंड करें, तो वहाँ से भी फंड हो सकता है। और पब्लिक फंडेड नाम हमने लिया ही कि UGC, NCERT, ICSSR लाइक दैट। एन इंडिविजुअल और एन एजेंसी कैन अंडरटेक ए प्रोजेक्ट। कोई व्यक्ति रिसर्चर के रूप में अपने से भी प्रोजेक्ट ले सकता है, फंडेड हो या नहीं हो तो भी कर सकता है। फॉर्मेट ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस फॉर विच द रिसर्च हैज बीन अंडरटेकन। मतलब किस पर्पस के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा वो उससे प्रभावित होगा। फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट एंड थीसिस मे बी अलाइक। इन जनरल जो हम लोग UGC का, NCERT का, ICSSR का या हिस्टोरिकल, हाँ यदि वो क्वांटिटेटिव नेचर का है तो, और क्वालिटेटिव नेचर का है तो उसके फॉर्मेटिंग में डिफरेंस जरूर होंगे, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं थीसिस के लिए, PhD के थीसिस के लिए या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, वो आम तौर पे एक ही जैसे होते हैं। तो हम लोगों ने 4 तरह के रिपोर्ट राइटिंग की बात की, देखा आपने आर्टिकल,
उसमें 3 तरह के आर्टिकल की भी बात हम लोगों ने की। फिर हम लोगों ने देखा अब्स्ट्रैक्ट, और अब्स्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस की भी हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने देखा थीसिस एंड डिसर्टेशन, और फिर लास्ट में देखा प्रोजेक्ट। सो 4 तरह के रिपोर्ट राइटिंग की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के जो मेन एस्पेक्ट है, कैसे लिखा जाता है, उस पर विचार करने वाले हैं, और इसी क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। जब रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा तो उसके 3 पार्ट होंगे। द प्रिलिमिनरी सेक्शन, प्रिलिमिनरी सेक्शन में क्या क्या आएगा उसकी हम लोग चर्चा करें। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन बॉडी में क्या क्या आएगा उसकी हम लोग चर्चा करें। लेकिन मेन बॉडी के रिपोर्ट का विस्तार से कैसे लिखना चाहिए प्रिकॉशंस के साथ, आगे हम लोग फिर सेकंड पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। एंड द रेफरेंस सेक्शन, सो देयर आर 3 सेक्शंस, 3 पार्ट्स of a research report: preliminary, main body and reference. sections of research report, सेक्शन क्या है तो उसको इस तरह से भी कह सकते हैं बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब मेन बॉडी शुरू होने से पहले, और इन मेन बॉडी खत्म होने के बाद, और मेन बॉडी तो आप समझ ही रहे हैं। तो 3 सेक्शंस की भी बात हम लोगों ने कर ली। एक तरफ फॉर्मेट में प्रिलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी, रेफरेंस सेक्शन, और बिगनिंग, मेन बॉडी और इन। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन में क्या आता है, इसमें टाइटल पेज, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, मैप्स और इलस्ट्रेशंस। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन में क्या आ गया, टाइटल पेज, फर्स्ट पेज जो आप लोग लिखते हैं। अभी हमने चर्चा भी की कि एमएड का लिख रहे हैं या थीसिस का लिख रहे हैं तो पार्शियल फुलफिलमेंट भी लिखना होगा, वो आपका हो गया। प्रीफेस आप लिखते हैं, कैसे किया, क्यों किया आदि। किताब में भी आप देख सकते हैं प्रीफेस बहुत अच्छा, जो स्टैंडर्ड बुक है सब में प्रीफेस होता है। आप एक्नॉलेज करते हैं कि इन द कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च वर्क आपने किन किन लोगों से मदद ली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसकी चर्चा करते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, मान लीजिए कि आपका चैप्टराइजेशन करते हैं तो कौन चीज़ कहाँ किस पेज पे आता है। और फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, आप जो 4th चैप्टर में जो हम लोग मेन बॉडी में बात करते हैं तो उसके जो जितने टेबल उसमें आपने बनाए हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हेड के तहत, उसमें किस टेबल का क्या नाम है और वो किस किस पेज पे अवस्थित है, इसकी चर्चा करते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, यदि कोई फिगर है तो फिगर आपने कोई बनाया है तो उसकी चर्चा, मैप्स यूज किया है तो उसका इलस्ट्रेशन किया है तो। लेकिन ये चूंकि मेन बॉडी का हिस्सा नहीं है तो आप देखेंगे कि जब इसकी पेजिंग करनी है तो हम लोग रोमन में करते हैं, 1 2 3 से नहीं करते। मतलब मेन बॉडी की पेजिंग अलग होगी और प्रिलिमिनरी सेक्शन की पेजिंग अलग होगी। इसीलिए जो लिस्ट ऑफ कंटेंट होगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स होगा, और शुरू का जो अपना प्रिलिमिनरी सेक्शन आपका है उसका पेजिंग 1 जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे वो रोमन में आमतौर पे लिखे जाते हैं, उसको हिंदू अरबिक में नहीं लिखा जाता। दूसरा हमने कहा कि मेन बॉडी, ये मुख्य बात, मुख्य नाम से ही आपको विदित है कि मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन बॉडी डिफर्स फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमने पहले ही कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यदि आप फेनोमेनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इथनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल फिलोसफिकल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, और फिलोसफिकल रिसर्च में भी आपका वर्क क्या है उसके अकॉर्डिंगली भी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंगली भी, यदि टॉपिक सेम भी हो तो चैप्टराइजेशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपको दूसरे तरह से एस्पेक्ट को कवर करता है। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च का जो मेन बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है। फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च चैप्टराइजेशन वैरीज रिसर्च वाइज रिसर्च। अभी हमने नाम लिया रिसर्च वाइज रिसर्च का मतलब एक रिसर्च यदि इथनोग्राफी है और फेनोमेनोलॉजी है, हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल है, ग्राउंडेड थ्योरी है, केस स्टडी है, तो उसका चैप्टराइजेशन डिफरेंट होगा। नॉट ओनली दिस, यदि आप गांधी पे रिसर्च कर रहे हैं और किसी को रिसर्च करना है गांधी का कंपैरेटिव स्टडी, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट स्पेशलिस्ट से कंपेयर करेंगे तो उनका चैप्टराइजेशन डिफरेंट होगा। और यदि आपको इन डेप्थ स्टडी गांधी की ही सिर्फ करनी है, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ विमेन एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो इसका चैप्टराइजेशन डिफरेंट होगा।
और ऑब्वियस है कि जब चैप्टराइजेशन डिफरेंट होगा तो रिपोर्ट भी या रिपोर्ट राइटिंग का जो स्टाइल है वो फ्लेक्सिबल होगा, वो फिक्स्ड नहीं होगा। बट जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज 5 एस्पेक्ट्स अंडर इट्स मेन बॉडी। मतलब यदि हमारा रिसर्च सर्वे हो, यदि हमारा रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कैजी एक्सपेरिमेंटल या फिर कोरिलेशनल स्टडी हो, तो अमूमन हम लोग 5 चैप्टर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस 5 चैप्टर के राइटिंग पे हम लोग विस्तार से फिर बात करेंगे। और इसमें होगा क्या क्या? 5 चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डिजाइन ऑफ द स्टडी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन में आएगा रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। यदि आपने किसी किताब की मदद से लिया तो उसको बिब्लियोग्राफी के रूप में डालेंगे। मेन बॉडी में आपने कोट किया है तो रेफरेंस। ऑब्वियस है कि उसमें भी आपको एपीए स्टाइल देखना है, अल्फाबेटिकल, ईयर वाइज आदि आदि। अपेंडिक्स की चर्चा हम लोगों ने शुरू में कर दी। यदि आपका र स्कोर है, र डाटा है, जिसको आप लोग या तो टी स्कोर में कन्वर्ट करके फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हैंडल करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, उससे पहले का जो डाटा है उसको डाल दें। और इंडेक्स, जनरली रिसर्च में बहुत कम लोग इंडेक्स डालते हैं, किताबों में इंडेक्स डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 जगह टॉरेंस की चर्चा है, तो किसी को टॉरेंस को खोजना है तो टॉरेंस किस किस पेज पे आपको मिल सकता है, उसके लिए आपने एक इंडेक्स बना के रखा है। तो इंडेक्स भी आप बना सकते हैं रेफरेंस सेक्शन में, इफ एनी, यदि आप बनाते हैं तो। आमतौर पे जनरल जो हम लोगों ने रिसर्च का रिपोर्ट राइटिंग देखा है या रिसर्च का थीसिस देखा है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखा, बहुत कम में ही लोग इंडेक्स देते हैं। दें तो और अच्छा है, क्योंकि उससे फ्यूचर रिसर्चर को, फ्यूचर लर्नर्स को बहुत सहूलियत हो जाएगी। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। नाउ वी शैल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द main body of report writing as the second part of the lecture. So thank you very much. We are meeting soon. Thank you.